इंडियाज एंटी डिफेक्शन लॉ, डज इट वर्क? भारतीय राजनीति। यहाँ सरकारें सिर्फ जनता नहीं बल्कि विधायकों और सांसदों की वफादारी पर भी टिकी होती हैं। लेकिन जब नेता दल बदल लेते हैं तो लोकतंत्र डगमगा जाता है। इसी समस्या को रोकने के लिए आया था एंटी डिफेक्शन लॉ। लेकिन सवाल है, क्या यह सच में काम करता है? कानून की शुरुआत, द बिगिनिंग। 1985 में 52वें संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल संविधान में जोड़ी गई। इसे ही कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ। इसका मकसद था सांसद और विधायक बिना वजह दलबदल न कर सकें, राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। कानून क्या कहता है? What does the law say? कानून के मुताबिक अगर कोई सांसद विधायक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है तो उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। अगर कोई पार्टी के आदेश के खिलाफ वोट करता है तो भी उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। फैसले का अधिकार स्पीकर या चेयरमैन के पास होता है। कानून के फायदे, पॉजिटिव इम्पैक्ट। इससे 80 और 90 के दशक की तरह बार बार सरकारें गिरने की स्थिति कम हुई। दलबदल की राजनीति पर कुछ हद तक रोक लगी और सांसदों विधायकों की जवाबदेही अपनी पार्टी और जनता दोनों के प्रति बढ़ी। समस्याएं और आलोचना, प्रॉब्लम्स, क्रिटिसिज्म। लेकिन असलियत में यह कानून कई बार विफल भी नजर आता है। एक, स्पीकर की भूमिका। स्पीकर कई बार निष्पक्ष नहीं रहते और फैसले में देरी करते हैं। 2, मास डिफेक्शन लूपहोल। अगर पार्टी के 2/3 सदस्य एक साथ टूट जाए तो यह कानूनी माना जाता है। इसी का फायदा उठाकर कई बार सरकारें बदली जाती हैं। 3, विचार की आजादी पर असर। सांसद विधायक पार्टी के खिलाफ बोल नहीं पाते वरना अयोग्यता का डर रहता है। इससे लोकतंत्र में स्वतंत्र राय दब जाती है। हाल के उदाहरण, रीसेंट केसेस। महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा जैसे राज्यों में सरकारें इसी कानून की खामियों का फायदा उठाकर बदली गईं। यानी कानून होते हुए भी दलबदल की राजनीति जारी है। निष्कर्ष, एंटी डिफेक्शन लॉ ने भारतीय राजनीति को कुछ स्थिरता दी है, यह सच है। लेकिन लूपहोल्स और राजनीतिक हितों ने इसे कमजोर बना दिया। तो सवाल यह है, क्या हमें इस कानून को और मजबूत करने की जरूरत है? या फिर लोकतंत्र में दलबदल को जनता के फैसले पर छोड़ देना चाहिए?